राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका निम्मी वाला इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल पर। अभी हम यूनिट 1 कवर कर रहे थे और एनएसकेएफ लेवल 4 की बुक अभी चल रही है। बाकी सारी डिटेल्स जो बुक कैसे डाउनलोड करना है और कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे पढ़ाया जाएगा, सारी डिटेल्स मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जो है चैनल का पहला वीडियो डाला हुआ है इंट्रोडक्शन नाम से, उस पर जाकर आप पता कर सकते हैं कौन सी बुक डाउनलोड करनी है, कौन सी बुक से आपको अभी रेफ़र करना है, एनएसकेएफ लेवल 4 लेवल 5 क्या है, सारा बेसिक्स मैंने वहाँ समझाया हुआ है। अभी हम एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। हमने अभी तक पढ़ लिया है, सेफ्टी साइनेजेस वगैरह पढ़ लिए थे। अभी हम लोग स्विच कर रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर की तरफ, टाइप ऑफ फायर वगैरह अभी अपन पढ़ेंगे। पिछली वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई थी पिछली वीडियो, इसलिए अब हम थोड़ा थोड़ा करके सिलेबस कवर करेंगे। कम समय की पिछली वीडियो, पहली वीडियो थी वो 1 घंटे की हो गई थी लगभग, तो अब हम लगभग आधे घंटे अराउंड या फिर जब से जितना हो सके उतना अराउंड अप्रॉक्स टाइम लेकर चलेंगे। इतनी बड़ी वीडियो अपन क्रिएट नहीं करेंगे। चलिए फिर से थोड़ा सा आखिरी का बेसिक समझाते हैं। ये फायर कैसे लगती है। फायर के लिए 3 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। अभी ये फायर के 3 कंपोनेंट चाहिए होते हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। तीनों में से कोई भी एक कंपोनेंट को अगर हम काट दें, कोई भी एक, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दे तो आग बुझ जाएगी, फ्यूल की सप्लाई को कट कर दे तो भी आग बुझ जाएगी, हीट की सप्लाई अगर गर्मी को कम कर दें तो भी आग बुझ जाएगी। तो फ्यूल कैसे, फ्यूल के क्या किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के फ्यूल होते हैं। या तो पदार्थ फॉर्म में हो सकता है, जैसे वैक्स हो गया, द्रव फॉर्म में हो सकता है जैसे डीजल, केरोसिन, पेट्रोल हो गया, या ठोस या गैस के तब जलेगा जब उसे ऑक्सीजन तथा उच्च ताप दिया जाएगा। ये फ्यूल के बारे में है। हीट के बारे में देखिए, हीट गर्मी होना बहुत आवश्यक है। अगर हम पानी डाल दें, मतलब उसे कूल कर दें, देखिए यहाँ प्रक्रिया देखिए, यहाँ पे आएंगे हम, उसे कूल कर दें, पानी डाल दें तो भी हमारी आग बुझ जाएगी। और तीसरा रहता है, एक और है कंपोनेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कट कर दी, अगर हमने मतलब उस लकड़ी के ऊपर, जैसे लकड़ी पर आग लग रही है, हमें उसके ऊपर हमने फोम की लेयर बिछा दी, जैसे फोम जो आता है ड्राई पाउडर की लेयर बिछा दी उसके ऊपर हमने, तो फिर वो आग भी वहाँ से हमारी एक्सटिंग्विश हो जाएगी, वो आग भी बुझ जाएगी वहाँ से। ठीक है, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्टार्विंग, स्मूथनिंग और कूलिंग, इसकी ट्रिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है, ईंधन की आग को रोकना। मतलब ईंधन, मतलब इससे हम इस स्टार्विंग की प्रक्रिया है, मतलब ये 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है, स्टार्विंग, स्मूथनिंग और कूलिंग। मतलब हवा को रोकना स्मूथनिंग कहलाएगा, ठंडा करना कूलिंग कहलाएगा। और फिर स्टार्विंग का मतलब होता है, अगर हमें पेपर में यही सवाल आता है, देखिए पेपर में कैसे सवाल बनते हैं। पेपर में वही व्यक्ति, अगर मैं भी पेपर बनाऊँ या आप भी पेपर बनाएंगे, तो फिर आप यही मेंटलिटी करके चलिए कि देखिए 3 ऑप्शन यहाँ ऑलरेडी मिल रहे हैं, चौथा ऑप्शन बनाना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। 3 ऑप्शन यहाँ ऑलरेडी मिल रहे हैं, जिनके 3 आंसर भी आपको यहाँ ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो फिर बहुत ईजी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं बताऊँ। स्टार्विंग क्या होती है, स्टार्विंग में हम क्या सप्लाई, किस चीज़ की आग से, हम आग को बुझाने के लिए हम किस चीज़ की सप्लाई को काटते हैं। ईंधन की सप्लाई, ईंधन से आग को हटाया जाता है, हवा ऑक्सीजन को हटाया जाता है, या फिर उसे ठंडा किया जाता है। तो फिर अगर स्टार्विंग लिखा हुआ, स्टार्विंग पूछा, तो इससे मतलब हम आग लगी हुई है कहीं पे, तो ईंधन को हम हटा देंगे। ईंधन की आग इस तत्व को हटाती है, मतलब ईंधन हटाएंगे तो फिर आग बुझ जाएगी। स्मूथनिंग मतलब, अब इसको ट्रिक भी बताता हूँ मैं आपको कि इसको याद कैसे करना है। हवा को रोकना, ये ओ लिखा है ना, आप ओ को पकड़िए, ओ मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। COO कूल मतलब यहाँ पे आपको वाटर ध्यान करना पड़ेगा। दोनों चीज़ों को ध्यान करेंगे, तीसरी चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। तीसरा फ्यूल, ईंधन बच बचता है, क्योंकि आग 3 ही कंपोनेंट पर डिपेंड करती है। चौथा ऑप्शन आएगा इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन आता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हो गए। इनमें से किसी एक को हटाने पर आग बुझ जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, क्लास ए, फायर की जो क्लासेस होती हैं, क्लास ए फायर, मतलब क्लास ए 4 प्रकार की फायर होती है। अब आपने बुक में अलग अलग पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल फायर क्लास के तक, किचन फायर, ऐसे बहुत सारी कन्फ्यूजन करते हैं, बट आपको यही याद रखना है, निम्मी ही मेन है। आप अगर ऑब्जेक्शन लगाएंगे किसी एग्जामिनेशन पर, 90% चांसेस होते हैं, अगर निम्मी को आधार मानते हो, आप निम्मी का यही प्रूफ दिखाएंगे, तो फिर आपका वो ऑब्जेक्शन राइट जाएगा और आपको उस पे मार्किंग मिलेगी। ठीक है। क्लास ए की फायर क्या होती है, क्लास ए की फायर होती है लकड़ी, कपड़ा या पेपर में लगी आग, उसे हम कहते हैं क्लास ए फायर। इसे किस प्रक्रिया के द्वारा बुझाते हैं, मैं 3 प्रक्रिया बताया था, स्टार्विंग, स्मूथनिंग और कूलिंग। इसे कूलिंग की प्रक्रिया, मतलब पानी की सहायता से इसे हम बुझाते हैं।
अब ये मैंने अपने ऊपर से अलग से लिखा हो, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कभी नहीं किया जाता। कहाँ नहीं किया जाता, ये ऑप्शन आएगा कि क्लास ए के फायर में, क्लास बी के फायर में, क्लास सी, क्लास डी, किस फायर में हम CO2 का उपयोग क्यों नहीं करते। तो CO2 का उपयोग हम क्लास ए की फायर में लकड़ी, कपड़ा, कागज की आग में CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का हम इस्तेमाल नहीं, अग्निशामक यंत्र, CO2 अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल हम नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, क्योंकि जहाँ लकड़ी होगी, जहाँ कपड़ा होगा, जहाँ कागज होगी, खुले मैदान में तो इन्हें आग लगेगी नहीं। तो इससे मोस्टली चांस होते हैं कि बंद कमरे में आग लगेगी, घरों में आग लगेगी, दुकानों में आग लगेगी। तो जहाँ ऐसी आग लगती है वहाँ हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल ही नहीं करते। क्यों, क्योंकि पहली बात तो आग लग रही है, कमरे में आग लगी है तो ऑक्सीजन वैसे ही कम है, ऑक्सीजन की सहायता से आग लगती है। अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन तो आग कंज्यूम कर ले रही है, तो ऑक्सीजन लेवल वहाँ बहुत कम है। अब आप बुझाने गए, आपने CO2 और स्प्रे कर दिया तो उस कमरे में और CO2 बढ़ गई, तो अब वहाँ पे आप बेहोश हो सकते हैं। आपको घुटन, अचानक से घुटन महसूस होगी, आप बेहोश हो जाएंगे। इसे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का बंद कमरे से ऐसे CO2 में आप इसका इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। और नीचे आते हैं हम, क्लास बी की फायर, ये है फ्लेमेबल लिक्विड्स या लिक्विफाइड सॉलिड्स। अब ये कैसे होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसी वैक्स वगैरह में इसमें आग लगी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये लिक्विफाइड सॉलिड्स और फ्लेमेबल लिक्विड, यहाँ पे आप LPG को नहीं, LPG अलग से क्लास सी में आता है, यहाँ पर आप क्लास बी में LPG को नहीं याद करिए। क्लास बी मतलब इसमें आप तरल को ही याद कर, लिक्विड या फिर लिक्विफाइएबल सॉलिड मतलब वैक्स, मोम वगैरह, ठीक है। यहाँ अब देखिए, एक आप क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये देखिए डी एक और है, इलेक्ट्रिक फायर, ठीक है। 4 प्रकार की फायर है। अब सिर्फ क्लास ए की फायर होती है जिसे हम कूलिंग की प्रक्रिया से बुझाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 4 ऑप्शन फिर से यहाँ बने, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, 4 ऑप्शन बन गए। और ये पूछ लेगा कि CO2 वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था, आपको CO2 वाला किस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो क्लास ए में नहीं किया जा सकता, ठीक है। कूलिंग की सहायता से किस प्रकार की अग्नि को बुझाया जाता है, तो वो तीनों प्रकार, स्टार्विंग, स्मूथनिंग और कूलिंग, ऐसे तीन प्रक्रिया होती है। इसमें किसको बुझाया जाता है, ऑप्शन में चारों आपको आग दे देगा। तो कौन सी चीज़ को नहीं बुझाया जाता है, कौन सी चीज़ को कूलिंग की सहायता से बुझाया जाता है, तो फिर कौन सी आग को कूलिंग की सहायता से बुझाया जाता है, तो वहाँ पे आप लिखेंगे क्लास ए। ये बाकी की जो भी क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये स्मूथनिंग वाली प्रक्रिया से बुझाया। और स्मूथनिंग मैंने अभी ट्रिक बताई थी, ओ को पकड़ेंगे आप, ओ को याद रखेंगे, स्मूथनिंग में ओ को याद रखेंगे। ऑक्सीजन, इसमें क्लास बी की फायर में भी हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करेंगे। क्लास सी की फायर जो लिक्विफाइड गैस वाली है, इसमें भी हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करेंगे। क्लास डी इलेक्ट्रिक फायर है, इसमें भी हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करके आग बुझाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब तरल में लग गई है, तरल में आग लगी है, तो इसमें हम पानी नहीं डालना है। अब ये ट्रिक कैसे याद रखें, कैसे पानी नहीं डालना। आप अगर शादियों में गए होंगे या फिर आप ढाबे वगैरह में कहीं भी आपने देखा होगा कि आप अब जब तड़का लगाता है वो अपने भगोने में, अपने बर्तन में, अपने फ्राइंग पैन में तड़का लगाता है, तो फिर अगर वो गैस अगर हाथ से उछालता है तो बहुत जम की फ्यूम्स निकलती हैं, आपने देखी होगी। बस उस ट्रिक को आपको इस्तेमाल याद करना है कि मैं अगर तरल में, लिक्विफाइड फायर में अगर मैं पानी डालूंगा तो वैसे ही आग बहुत जम के उससे फ्यूम्स निकलेगी, बहुत जम के आग फैल जाएगी, एकदम से आग आपको मतलब फ्यूम का बहुत जम के ब्लास्ट होगा उस आग में। तो ये ट्रिक है, इसको वैसे याद करके रखें। क्लास बी मतलब पहले तो क्लास बी याद कर लिया आपने, दूसरा तरल लिक्विड वाली फायर, पेट्रोल की हो, डीजल की हो, केरोसिन की हो, इसको बुझाना थी स्मूथनिंग से, ऑक्सीजन की सप्लाई काटना। पर क्या नहीं करना है, जैसे क्लास ए में CO2 इस्तेमाल नहीं करना है, वैसे क्लास बी में हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अब एक और चीज़, इसमें एक और चीज़ बहुत मतलब आता था, अब ये तो लग है क्या सवाल आ जाए आपका। अब इसमें आपको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, ये सीक्वेंस आपको याद करना ही पड़ेगा। फोम टाइप से बुझाया जाएगा लिक्विड फायर को, सबसे पहले मतलब तरल बह रहा है, मतलब तरल में आग लगी, डीजल में आग लगी है, तो उसके ऊपर आपको फोम का स्प्रे करना है। फोम फायर एक्सटिंग्विशर वो वाला होगा अग्निशामक यंत्र पर जिससे फोम निकलेगा, झाग निकलता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, दूसरा मतलब दूसरी प्राथमिकता ही देंगे। पता लगा ऑप्शन में आपके फोम आया ही नहीं, या पता लगा ऑप्शन में यही तीनों ऑप्शन आ गए, तो आपको प्रेफरेंस देना है वहाँ पर कि यार मैंने तीनों पढ़ा था, मुझे तो याद ही है, मैं किसको टिक करूँ। तो ये प्रेफरेंस है 1 2 3, इसे ऐसे ही सीक्वेंस में याद करेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे आप फोम टाइप को, दूसरा प्रेफरेंस देंगे अगर फोम टाइप नहीं आया तो ड्राई पाउडर आएगा, अगर ड्राई पाउडर भी नहीं आया तो CO2 आएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में आएगा इनमें से कोई भी या इनमें सभी ऐसा, तो फिर आप चौथा ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि ये तीनों से यूज़ करते हैं हम लिक्विड की आग, तरल वाली आग बुझाने के लिए, ठीक है। अब क्लास सी फायर कौन सी होती है, LPG वाली, अभी बताया था, गैस में लगी आग, ठीक है। तो अब गैस में लगी आग से अब आपको ये सीधा सिंपल सा एक ही है इसमें, सूखा चून, ड्राई पाउडर,
ठीक है। ये देखो सूखा, यहाँ पे जो जिससे हम लिक्विड फायर में सेकंड प्रेफरेंस देते हैं वो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस में जाएगा। ठीक है, सूखा चूर्ण डालकर हम इसे एलपीजी वाली आग को बुझाते हैं। इसमें भी फोम नहीं डालेंगे, वो बहुत प्रेशर से रहती है गैस, फोम काटना, ड्राई पाउडर जम जाएगा बढ़िया, आप उसे बुझाएंगे। पर ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है कि अगर आपको, आग तो ऐसी चीज़ है जो कि आप अगर आप पहले तो घबराएं नहीं, सिचुएशन को देखते हुए उसको सिचुएशन के हिसाब से आपको हैंडल करना पड़ेगा। क्लास डी की फायर, ये तो सबसे ज़्यादा पेपरों में भी यही पूछा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पूछने जाना तो उसके चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। कॉमनली क्वेश्चन ऐसे जो इजी क्वेश्चन डाल ले जाते हैं ना पेपर में, तो उसमें इलेक्ट्रिक फायर डाल देता है। जैसे कि आजकल पूछे जा रहे हैं, ये कौन से मैं बताऊँ, आजकल पूछे जा रहे हैं स्मूथरिंग, ये तीनों प्रक्रिया स्मूथरिंग वाली, और एक जो ऊपर अपने क्लास ए की पढ़ी है वो कूलिंग वाली। ये वाला सवाल आजकल ज़्यादा हाईलाइट आ रहा है। चलिए अब इसका भी प्रेफरेंस देख लेते हैं, सबका प्रेफरेंस देखिए। सबसे पहले इसमें हेलन होता है, आजकल बैन हो गया वैसे हेलन, और फिर दूसरा प्रेफरेंस आएगा CO2, ठीक है। तीसरा प्रेफरेंस आएगा सूखा चूर्ण, ठीक है। बिजली की आग बुझाने में हम इसमें पानी तो कभी नहीं डालेंगे, ये भी सबको याद रखना कॉमनली, ये तो पता ही हो किस आग में पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऑप्शन में वहाँ ऑप्शन डी आया ही नहीं। आपका क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रकार की अग्नि में हम पानी का बुझाने में हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ ऑप्शन है A, B, C, और ऑप्शन आ गया इनमें से कोई भी, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है, इनमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फिर पहला ऑप्शन आ गया क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, और इनमें से कोई नहीं। तो आपने सोचा कि यार ये तो इलेक्ट्रिक फायर, आपको याद ही नहीं, तो क्लास बी में भी पानी नहीं डालते, क्लास डी में भी पानी नहीं डालते, ठीक है। विद्युत फायर में तो पानी डालना ही नहीं, पता ट्रांसफार्मर में आग लगा, वीडियो देखते होंगे कि ट्रांसफार्मर में आग लगी लोग पानी डालते हैं, ऐसा भी वीडियो मैंने भी देखा है, रील्स में तो आपको सब कुछ आ रहा है। हेलोन क्या होता है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, CTC लिखा हुआ है, BCF6 वगैरह होता है, ब्रोमोक्लोर डाइफ्लोरो, वो सब ये सब रहता है, ठीक है। आगे मैंने बताया, आगे पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। इसमें भी फिक्स सीक्वेंस याद रखो, हेलन अगर लिखा है हेलन तो फिर हेलन को टिक करना है, हेलन नहीं लिखा है तो CO2 तो आप याद ही कर लें। कार्बन डाइऑक्साइड आपको ये जो जहाँ क्लास ए में इस्तेमाल नहीं करते वहाँ क्लास डी में इसे इस्तेमाल किया ही जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड करें या फिर सूखा चूर्ण करें, ड्राई पाउडर, ठीक है। बाकी जो अंडरलाइंड पोर्शन है ये आप रीड कर लीजिएगा, जो मैंने कल वाले वीडियो में, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे समझाया था इसे रीड करते हुए, ठीक है। अब अपन आते हैं अग्निशामक यंत्र की तरफ, ठीक है। अब अग्निशामक यंत्र में मैं आपको क्यों कहता हूँ कि बुक वगैरह आप प्रिफर करिए, बुक ध्यान करिए। कभी कभार क्या होता है बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, ये इसके डायग्राम में जा रहे हैं, और ऑप्शन में गैस कार्टिलेज टाइप और स्टोर्ड प्रेशर टाइप, बीच बीच में सवाल आने लगे थे, शायद MP के एग्जाम में आ रहे थे, ठीक है। तो अब ये देखिए, आप यहाँ पे दिख रहा है प्रेशर गॉज, ये प्रेशर गॉज दिख रहा है, प्रेशर गॉज, ये इसके कारण ये स्टोर्ड प्रेशर टाइप था फायर एक्सटिंग्विशर का जवाब, ठीक है। और इसमें देखिए प्रेशर गॉज नहीं है, साधारण, ये साधारण गैस कार्टिलेज टाइप। तो ये डायग्राम से जैसा दिया तो मुझे याद नहीं है, पर बात यहाँ ये क्वेश्चन आया था, मैंने टिक भी करा था, सही भी था। स्टोर्ड प्रेशर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये वाला, जिसमें ये प्रेशर गॉज बना हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि डायग्राम आप प्रिफर करिए, बुक लीजिए, इसके लेवल 5 की बुक भी आपके पास एटलीस्ट रहनी चाहिए। आप एक महीने इस महीने प्रिंट निकल पा रहे, पर अगले महीने आप उसे भले इंग्लिश मीडियम की ही है पर आप उसका प्रिंट निकालिए और आपके पास रखिए, ठीक है। अब ये कुछ अलग सी चीज़ें हैं जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वाटर टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, पानी वाला वाटर टाइप का जो हम इस्तेमाल करते हैं, पानी वाला कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। वाटर वाला कहाँ इस्तेमाल, किस रंग का होता है, लाल कलर का होता है। फोम वाला किस कलर का होगा, और पाउडर जो होता है ड्राई पाउडर किस कलर का होगा, और CO2 किस कलर का होगा, और CTC किस कलर, आगे लिखा हुआ है, मैंने सारी चीज़ें मेंशन करी हुई है, आपको नोट्स में प्रॉपर्ली मिल जाएगा। आप भी ऐसे नोट्स बनाते चलिए, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आप या तो बुक है आपके पास तो बुक में लिख लीजिए, नहीं तो फिर आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें एक बार पूरा कलर चार्ट बनाइएगा कि वाटर वाला रेड कलर का होता है, CTC वाला ग्रीन कलर का, CO2 वाला ब्लैक कलर का होता है, ऐसे आप जो फोम वाला तो क्रीम कलर का, ऐसे सारा जो आपका है वो टिक करिएगा, मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। गैस कार्टिलेज दो प्रकार के होते हैं, गैस कार्टिलेज स्टोर्ड प्रेशर टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। जहाँ पर विद्युत उपकरण लगे हों वहाँ इसका उपयोग कभी ना करें, किसका, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का, ठीक है। हाँ, ये एक और बात मैं तो सिर्फ ये बताना भूल गया था, फोम टाइप जो होता है ना इसमें भी मतलब लिक्विडिटी रहेगी, इसमें फोम रहेगा तो फोम रहेगा, झाग रहेगा तो फिर झाग रहेगा तो फिर झाग तो यार इसमें तो वाटर कंटेंट हो गई, ये भी इलेक्ट्रिक शॉक कर सकता है। तो विद्युत वाले में फोम टाइप का इस्तेमाल भी नहीं करना है और पानी वाला भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ये दोनों ही इस्तेमाल आपको नहीं करना है,
ये सवाल, ये पॉइंट कुछ अच्छा पॉइंट मतलब लगा मुझे। दिमाग लगाओगे तो आ जाता समझ में ऑप्शंस में, इसलिए दिमाग खोल के पेपर दिखाना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया था फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का रंग क्या होता है, क्रीम रंग का होता है। ठीक है, सूखा चूर्ण ड्राई पाउडर वाला, ठीक है, ड्राई पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर किस रंग का होता है, नीले रंग का होता है। ठीक है, ड्राई पाउडर वाला नीले रंग का होगा। इसको बता दो शुष्क पाउडर ये युक्त, ये सब आप रीड कर लीजिएगा रीडिंग पोर्शन। हाँ, CO2 वाला, या मैं अगर रीड करता रहा, इतना रीड कराता रहा आपको तो फिर तो मैं सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। मैं रीडिंग कराता रहा पूरी बुक की, तो बुक में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। 350 पेज की एक बुक है, तभी 700 पेज में अगर रीड एक पॉइंट रीड कराता तो आप भी क्लियर वीडियो मेंटेन नहीं रह पाएंगे, मैं भी नहीं रह पाऊंगा। पर मैं हाँ, जो पॉइंट्स दूसरी बुकों में मेंशन, जैसे रंग, ये हर बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, पर ये पेपर में आता है, इसलिए मैं आपको रंग भी बता रहा हूँ। ऐसा आप 100% कहा हूँ तो 100% डिलीवर भी कर रहा हूँ कंटेंट। ठीक है, अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट, अब अभी पेपर में ये हुआ था, अभी रिसेंट पेपर IUCL का, में भी मुझे याद नहीं है। हाँ, IUCL का जो पेपर हुआ था टेक्निकल वाला, उसमें ये चीज़ सोडियम बाइकार्बोनेट का शायद फॉर्मूला पूछा गया था, या तो फिर सवाल आया था CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में, या फिर ये दूसरे इसमें हाँ शायद यही आया था, सोडियम बाइकार्बोनेट का शायद फॉर्मूला पूछा गया था। NaCO3 जो होता है, इसका बेकिंग सोडा कहा जाता है, और बेकिंग सोडा सोडियम ऐसा तो सोडा से, वॉशिंग सोडा से भी क्वेश्चन बना था उसमें। तो ये सब केमिकल फॉर्मूले आपको साइंस वगैरह पढ़ना पड़ेगा। 75% तो आपकी थ्योरी हो जाएगी, और 25% नॉन टेक आता ही है, तो आपको उसके रिलेटेड भी तैयारी करनी पड़ेगी। थ्योरी से रिलेटेड तो मैं करवा दूंगा आपको तैयारी, मैथ्स की हो चाहे कुछ हो, बाकी पर आपको पर्सनल तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में क्या बना था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर मेन कंपोनेंट जो रहता है वो क्या रहता है, बेकिंग सोडा। जैसे केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें क्या मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहता है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहा है, जैसे आप इसका नॉक करेंगे ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे। जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो फिर अब इसमें से क्या निकलेगा, सोडियम सल्फेट अंदर हो जाएगा। ठीक है, वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके कारण ये जो वाटर अंदर रहेगा, ये भी सोडियम सल्फेट भी अंदर रह जाएगा, पर ये CO2 जो गैस है, बहुत हाई अमाउंट में CO2 गैस इवॉल्व होगी, और यही CO2 गैस को आप जैसे पंप प्रेस करेंगे यहाँ का, यही CO2 गैस बाहर से निकल जाएगी। पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, देखिए इसमें नोजल लगा हुआ है, इसमें नोजल लगा हुआ है, बाकियों में देखिए नोजल नहीं लगा फायर एक्सटिंग्विशर में। तो नोजल वाला फायर एक्सटिंग्विशर का टिफिन केस डायग्राम आ जाता है आपको, तो पूछा है कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है, आप तो बोलेंगे अरे यार ये तो जैसे सवाल आ गया, बट अगर ये नोजल देख के आप समझ सकते हैं ये CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, ये नोजल लगा होगा आगे। ठीक है, नॉर्मली आप समझ सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड काला रंग का होता है, इसका रंग है ब्लैक। नीला रंग कौन सा है, ड्राई पाउडर। फोम का क्या है, क्रीम कलर। पानी वाले का रेड कलर। ठीक है, और हेलन वाले का ब्लैक। ठीक है, हेलन क्या होता है, अब हेलन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये इस बुक में मेंशन नहीं था, फिर ये मैंने देखिए कोई भी कंटेंट मुझे छोड़ना नहीं, इससे मैंने मेंशन किया। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एवं ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन, ये दोनों चीज़ें रहती है, ये दोनों में से कोई एक कंपोनेंट रहेगा। यह द्रव वायु दाब के साथ भरा होता है। इसका उपयोग सभी प्रकार की आग को बुझाने में करते हैं, बट आजकल ये बैन हो चुका है। ठीक है, क्यों, क्योंकि टॉक्सिक है। ठीक है, अभी कहीं भी आपको कोई भी पॉइंट पर डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछा करिएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट आग लगने की घटना पर अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया। चलिए, ये मैं इसलिए टिक कर रहा हूँ, इससे पॉइंट से लिखा हुआ हूँ मैंने ये, ताकि आपको बेसिक, अगर आप फर्म में काम करें तो आपको नॉलेज होना चाहिए। अलार्म बजाना है सबसे पहले अगर आग लगता है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, आजकल क्या हो रहा है, कुछ पेपर से कुछ एग्जामिनेशंस में सीक्वेंस पूछ ले रहा है कि यार 4 पॉइंट बता देगा, इसको 30 नंबर पॉइंट को शॉर्ट करके लिखेगा, चौथे नंबर पॉइंट को शॉर्ट कर देगा, और क्वेश्चन में क्या बोल देगा वो कि सबसे पहले आप अगर आपकी वर्कशॉप में आग लगती हो तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे। तो अब आप चारों पॉइंट पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज जाएंगे, यार मैं सबसे पहले क्या करूँगा। तो सबसे ये सीक्वेंस के कारण मैंने इसे लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको अलार्म बजाना, आपको जैसे अलार्म हो दूसरों को वार्न करें कि आग लग गई है। ठीक है, सभी मशीनें एवं पावर, गैस एवं विद्युत को बंद करें। ठीक है, पावर जो मेन DPIC TPIC लगी होगी या MCB जो भी लगी होगी, आपको उसे ट्रिप करना। आपको एनर्जी मीटर के बाद जो भी लगा होगा उसे भागकर आपको ट्रिप करना है जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन रूम से। खिड़की एवं दरवाजे बंद करने पर उनमें छिटकनी या ताला ना लगाएं, इससे बाहर से ऑक्सीजन आने पर रोक लगेगी, जिससे कि आग को फैलने में बचाया जा सकता है। हाँ, ये बात तो बहुत कॉमन सी है कि लोग सोचते हैं खिड़की खोल देते हैं वो ऑक्सीजन मिल जाएगी उससे। मैंने आपको समझाया
कि ऑक्सीजन की सप्लाई काट दो, या तो फ्यूल की सप्लाई को काट दो, या तो इसे ठंडा कर दो, पानी डाल दो उस पर, तो आग बुझ जाएगी। तो ये थर्ड स्टेप अपना करके हम आग बुझा सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर कमरा बंद हो जाएगा, जैसे आपने मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट देखा होगा, बच्चे प्लेट में पानी रखा रहता है, उसमें हम मोमबत्ती कैंडल जलाते हैं, तो कैंडल जलते समय अगर हम उस पर गिलास वगैरह ढाक दें तो पानी उस पर गिलास में अंदर चढ़ जाता है, मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। वैसे ही कमरों में होगा कि आप कहीं कार्यशाला में आग लगी तो खिड़की दरवाजे बंद कर दें, आग को बुझाने की कोशिश करें। यदि आप सुरक्षित ढंग से कर सकते हैं, स्वयं आग के घेरे में आने का जोखिम ना लें। ठीक है, अब भैया आप कंट्रोल लेवल है तो कंट्रोल करें, अगर आप अनकंट्रोलेबल है, आप कंट्रोल नहीं करी जा सकती है, तो आग आप फालतू आप कोशिश ना करें। जान आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सामान से। ठीक है, जो कोई भी आग से लड़ने में शामिल नहीं है उसे आपातकालीन निकास का उपयोग करके शांति से निकल जाना चाहिए और निर्दिष्ट जगह पर जाना चाहिए, सेफ जगह पे पहुंच जाए। जो आग नहीं बुझा सकते, बाकी लोग आग बुझा रहे, फेंक रहे वगैरह, कुछ नहीं कर रहे, तो खड़े रहने से बेटर है। उन्हें कहो कि भाई आप जाएं, सेफ जगह पे खड़े हो जाए। आग के प्रकारों को पहचानना और विश्लेषण करना। टेबल आग कैसी है, किस प्रकार की लगी हुई है। अगर लकड़ी, कागज, कपड़ा में लगी हुई तो क्लास ए की फायर है, वर्ग बी क्लास बी की फायर। तेल, ग्रीस, गैसोलीन तेल, ये आया था अभी ग्रीस और गैसोलीन। ग्रीस और गैसोलीन किस श्रेणी की आग में आएगा? अब ग्रीस और गैसोलीन ध्यान रखिए कि ये लिक्विफाइड फाइबर सॉलिड्स जैसे लिक्विड्स जो प्योर आते हैं तरल वाले, उसके अंतर्गत में आती है ग्रीस और गैसोलीन। ठीक है, और क्लास सी की फायर होती है गैस वाली, लिक्विड, हाँ ये लिक्विफाइड गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म लिख के दे देगा। और यहाँ पे आपने जैसे इंग्लिश क्लास ही पढ़ा लिक्विफाइबल सॉलिड्स, वैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। तो ये वर्ड्स के कारण लिक्विफाइबल लिक्विड वर्ड के कारण आप इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस को क्लास बी में टिक मत कर दे। लिक्विड एलपीजी जो होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्लास सी में आती है, क्लास बी में नहीं आती। ठीक है, वर्ग डी की होती है धातु या विद्युत वाली आग। ठीक है, अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, तो जो पेपर में आती थी अभी आना कम हो गई। पास एक ट्रिक होती है, मतलब एक मतलब प्रक्रिया कह सकते हैं, विधि कह सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने की विधि। पी का फुल फॉर्म होता है पुल, ए का होता है एम, एस का होता है स्क्वीज, और दूसरा एस जो पी ए डबल एस पास का होता है, इससे होता है स्वीप। ठीक है, अब हिंदी में बता दो, खींचना, निशाना, दबाना और इधर उधर घुमाना। ठीक है, सबसे पहले खींचे, क्या खींचे? फायर एक्सटिंग्विशर का जो नॉब होता है ना, यहाँ पे एक नॉब होगा, यहाँ पे एक नॉब, एक लॉक लगा रहता है, की होल की जैसा छल्ला रिंग जैसा रहता है, उसे नॉब को खींचे। एम कहाँ पे करना है आपको? एम करना है आग के ऊपर। आप फायर एक्सटिंग्विशर है, उसे आप ऐसे डायरेक्शन में लाए, पता लगता है आपने फायर एक्सटिंग्विशर जैसे निकाला, बाहर कमरे के बाहर लगा था, आप उससे पिन निकालें और आग के पास पहुँच जहाँ पे आपको एक्सटिंग्विश करना है, एम करें उसे। ठीक है, दबाएं। अब दबाना क्या है आपको? ये हैंडल दबाना है, स्क्वीज, इसे कहते हैं स्क्वीज करना, दबाना। ठीक है, स्क्वीज। अब पेपर में कई बार ये होता है कि दबाना तो ऑप्शन में देते ही नहीं है, वो स्क्वीज को ही हिंदी में स्क्वीज करके लिख देगा। अब आप सोचेंगे मैं याद तो दबाना करके आया था, अब स्क्वीज और स्वीप में आप कंफ्यूज हो गए। और स्वीप को भी हिंदी में स्वीप, सा में स्वीप, मैंने देखा हुआ है पेपर में ऐसा भी करता है ऑप्शन में। इसे इस पूरी इंग्लिश को पा में की मतलब पुल, एम ऐसा हिंदी में लिख के दे, ये हिंदी के वर्ड्स को देता ही नहीं ऑप्शन। इसे याद रखिए, स्क्वीज का मतलब है, स्क्वीज मतलब होता है स्क्वीज करना, मतलब जैसे ऑरेंज स्क्वीज करना है, लेमन स्क्वीज करना है, इसे कहते हैं मतलब लेमन को निचोड़ें, स्क्वीज करें, दबाएं। ठीक है, तो इससे याद रखिए आप, स्क्वीज करना होता है, दबाने का मतलब होता है आप इसके नॉब को दबाएं, इसके हैंडल को दबाएं। और चौथा है इधर उधर घुमाना। आप इधर उधर कहाँ घुमाना, ये एक नया क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है पेपर में। ईंधन फ्यूल के लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर अग्निशामक का छिड़काव अग्नि पर एक ओर से दूसरी ओर करें। ये पॉइंट फिर से बता रहा हूँ आपको पढ़ के, कहाँ स्वीप करना है, कहाँ इधर उधर कहाँ घुमाना है। ईंधन मतलब फ्यूल के लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर अग्निशामक का छिड़काव अग्नि की एक ओर से दूसरी ओर करें। मतलब आग अगर इस पोर्शन में लगी है तो आपको ऐसा उसे लगभग कितने सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ रही है 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, कोई भी वैल्यू आ सकती है। आपको याद रखना है एजेंडा दिमाग में कि 15 सेंटीमीटर, लगभग 15 सेंटीमीटर।
अब वैल्यू और कैसे, कई सारी वैल्यूज होगी जो आपको आगे पेपर में याद करनी पड़ेगी, तो आपको कंफर्म वैल्यूज याद होनी चाहिए, नहीं तो मैं पर्सनल मेरा बताऊं, मैं भी कंफ्यूज हो गया था 15 सेंटीमीटर। और मैंने एक और वैल्यू याद करी हुई थी कि बैटरी का जो लीड एसिड सेल बैटरी होती है उसमें प्लेट से कितने ऊपर जो लेवल होता है, कितने सेंटीमीटर ऊपर तक जो उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है उसे कितनी हाइट पर रखा जाता है। तो मैं कंफ्यूज हो गया था, वो 5 सेंटीमीटर वो था, 15 सेंटीमीटर ये था, इतना तो नहीं हुआ था, बट हाँ मैंने गैप ज़्यादा था इस कारण मैंने वो करा था, शायद ऑप्शन के कारण मैं कंफ्यूज हो गया था। पर अब तो मुझे अच्छे से याद है, इसलिए आपको पहले बताता हूँ जो गलती मुझसे हुई है या मेरे दोस्तों से हुई है या किसी से हुई है उस पर आप दूसरी बार ध्यान दें, आपसे गलती ना हो, ठीक है। अब ये एक विधि जो आ रही है कि व्यक्ति अगर बेहोश हो जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ABC क्या सिस्टम है, ये रेस्क्यू वाली है, फर्स्ट एड विधि है। रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब अगर व्यक्ति बेहोश है, विद्युत झटका लगने से बेहोश हो रहा है या नॉर्मली बेहोश हो गया घबराहट की वजह से, हीट स्ट्रोक के कारण, धूप में घूम के आने के कारण हो गया है बेहोश, इसीलिए बेहोश हो गया है। किस कारण बेहोश हुआ है वो समझें और उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, ठीक है। ये रीडिंग वाला पोर्शन है, ठीक है। अगर व्यक्ति को विद्युत लगता है झटका, मैं आपको बेसिकली अपर के ऊपर से बता दे रहा हूँ। विद्युत झटका लगता है तो सबसे पहले तो आपको सप्लाई डिस्कनेक्ट करो, जहाँ से व्यक्ति को नहीं पकड़ाना है, अगर आप कंट्रोल कर सकते हो उसे आप करें, अनप्लग करें, जिस अप्लायंस के थ्रू से करंट लगाया जाए, वो ड्रिल मशीन हो, इलेक्ट्रिक मशीन हो, उसे अनप्लग करें और व्यक्ति को सप्लाई से अलग करें, ठीक है। अब अगर नहीं कर सकते हैं, बहुत जम के चिपक चुका है व्यक्ति, तो फिर सूखी लकड़ी लें, कपड़ा, गमछा वगैरह ले सकते हैं आप, कपड़ा ले सकते हैं, लंबा ब्लैंकेट लें, किसी भी इंसुलेटर की सहायता से उस व्यक्ति को उस कनेक्शन से अलग करने की कोशिश करें, ठीक है। अब यहाँ पे एक पोजीशन दिए, देखिए इससे व्यक्ति उल्टा लेटा हुआ है, व्यक्ति अगर बेहोश है मतलब उसे करंट लग गया, मतलब अनकॉन्शियस हो चुका है, तो ये सिचुएशन पे व्यक्ति को आप लेटाएं। नॉर्मली आप लेटा रहे हैं तो ऐसे हाथ ऐसा ऊपर रहना चाहिए, गर्दन आपको इसकी ऊपर करना, ये देखिए नॉर्मल डायग्राम नहीं है ये, एक पैर आपको सच में इसका आपको एक पैर जो होता है लेफ्ट वाला पैर आपको थोड़ा सा ऊपर करना है, व्यक्ति को एक साइड फ्लिप करना है, दूसरा हाथ पीछे लेके जाना है। इससे क्या फायदा होगा इस व्यक्ति का, यहाँ से गर्दन ऊपर करने से, आप भी अगर ऊपर करके देखिए, आपको यहाँ से ऑक्सीजन सांस लेने में आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, रेस्पिरेशन जो कॉर्ड होती है आपकी, उससे आपकी सांस ईजीली जाएगी, इसलिए व्यक्ति का गला ऊपर करना है, ठीक है। सिल्वेस्टर शेफर विधि में भी आपको यहाँ पर तकिया लगाना पड़ता है, पीछे पीठ पर, आप गर्दन के नीचे पीछे थोड़ा सा पीठ पर तकिया लगाना पड़ता है, ताकि आपकी फिर से ऐसी आपका जो नेक है वो ऊपर हो, सीधा हो, और आपकी जो वोकल कॉर्ड है वहाँ से होते हुए आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपकी एयर जाना, फ्लो करना बहुत आसान हो जाता है। तो व्यक्ति मुंह से सांस ले, नाक से सांस ले, जो भी सिचुएशन हो उस व्यक्ति को सांस लेना आसान हो, इसलिए आपकी गर्दन इसके ऊपर करें, ठीक है। मैं अपना बेस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपको रीड तो करना पड़ेगा, मैं आपको रीड नहीं कर सकता, मैं बार बार बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट आपको रीड कर नहीं पढ़ा सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये गोल्डन आवर अगर आप पढ़े नहीं हैं तो आप अगर आपने निम्मी को प्रीफर नहीं किया हुआ है, शायद अब थोड़ी बुकों में आ गया है बट पहले की बुकों में तो नहीं है, पर ये गोल्डन आवर्स होता क्या है, सीधे से याद रखिए, सिंपल सा 30 मिनट, आधे घंटे का विद्युत झटका लगा या फिर कुछ भी इमरजेंसी हुई है, कोई भी किसी भी प्रकार की इमरजेंसी, अगर आप 30 मिनट विदिन 30 मिनट व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, पहुंच जाते हैं, तो उससे कहते हैं, उस 30 मिनट को कहते हैं गोल्डन आवर। अगर आप पहुंचा देते हैं उस व्यक्ति को, हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं, प्रोफेशनल के पास आप उस व्यक्ति को पहुंचा देते हैं, जो डॉक्टर हो या फिर कोई वैद्य हो उस तक आप पहुंचा देते हैं, तो फिर उसके व्यक्ति के बचने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, इसे कहते हैं गोल्डन आवर। सिर की चोट हो, ये देखिए सिर की चोट हो, हार्ट अटैक आया हो, स्ट्रोक आया हो, किसी प्रकार का हो, हीट जो भी मतलब हार्ट स्ट्रोक हो, कैसा भी हो, एक्सीडेंट हुआ हो, तो आप क्रिटिकल सिचुएशन पे आधे घंटे में आप उसे रीच कर, तो व्यक्ति के बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप इससे याद, गोल्डन आवर कितना होता है, 1 घंटा नहीं होता, गोल्डन आवर आधा घंटा होता है, आधा घंटा भी नहीं आता का 30 मिनट, इस बुक में 30 मिनट लिखा होता है, ऑप्शन में 30 मिनट मोस्टली आता है, हाफ एन आवर ऑप्शन में नहीं आएगा, मैंने आज तक देखा भी आता है, 30 मिनट ही देखा है, ठीक है। अब ABC क्या होता है, ABC होता है ए से एयरवे, ठीक है, रोगी का वायु मार्ग साफ हो, ध्यान दे, व्यक्ति अनकॉन्शियस हुआ है तो घेरा बना के नहीं खड़े होना है, उसका वायु मार्ग को साफ करना, उसे एयर आने वेंटिलेटेड रखना है, यहाँ पे अंदर बंद कमरे में बेहोश हुए तो उसे उठा के बाहर लाए, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो, उसे घेर कर ना खड़े,
चेक करें कि उसका एयर वे जो है वो क्लियर हो, जबड़ा तो बंद नहीं हो गया है। ऐसी सिचुएशंस जो आती हैं वो सारी सिचुएशंस को आप चेक करें, उसे इंस्पेक्ट करें कि व्यक्ति का जबड़ा तो बंद नहीं हो गया है, नाक तो जाम नहीं है, मुंह में कपड़ा तो नहीं बांधा हुआ था व्यक्ति ने, मास्क तो नहीं लगाया हुआ है, सारी चीज़ें हटाएं उससे और उसके एयर में जो हवा के आने का रास्ता है उसे क्लियर करें। ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए ABC है ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए सहायता प्रदान करना या महत्वपूर्ण अगला कदम उठाना। अब देखिए, अब ये होता है सांस से सहायता, अब कैसे सहायता प्रदान करेंगे। अब विधियाँ जो इसके बाद में पढ़ाने वाला हूँ, ये सारी विधियाँ जो मैंने PPT बनाई हुई हैं प्रॉपर, इसके बाद विधियाँ जो हैं इन बुक्स में नहीं दी है। देखिए लेवल 4 की बुक में आपको पढ़ा रहा हूँ, एक भी पेज मैंने स्किप नहीं किया हुआ है, सारे पेजेस 1 बाय 1 चल रहे हैं। इन विधि में NSK लेवल 5 भी उठा ले, उसकी अपडेटेड बुक भी 2022 की पुरानी वाली भी उठा लें, उसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ है। लेवल 5 की आप 2024 की रिसेंट अपडेटेड बुक उठा लें, उसमें भी बहुत थोड़ा सा उसमें दिया ही नहीं है, मतलब उसमें माउथ टू माउथ बस एक आध विधि या माउथ टू नोज नेल्सन विधि बस समझाई हुई है, बाकी ज़्यादा। और NSK लेवल 4 में दिया ही नहीं है। और पेपर में आपने भी देखा हुआ आज तक नेल्सन विधि, माउथ टू नोज बाय नेल्सन जो है, शेफर और सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति सीधा लेटता है, उल्टा लेटता है, किस विधि में उल्टा, ये ऐसे सवाल आपने आते देखे होंगे। या फिर अगर आप पुराने पेपर उठाएंगे, ITI का भी बेसिक उठाएंगे तो उसमें ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आते देखे होंगे। और वैसे भी तो बेसिक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप वर्कशॉप में काम करेंगे तो फिर आपको ये विधियाँ अपनाते इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ब्रीदिंग होते, अब ये विधि सांस लेने के लिए सहायता प्रदान करे, कैसे करना है वो विधि जो आपको मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, वो इस विधि की सहायता से आपको उसे ऑक्सीजन देना है। सर्कुलेशन, ठीक है, ABCC मतलब सर्कुलेशन। प्राथमिक उपचारकर्ता को CPR पद्धति के द्वारा इसका प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। देखिए CPR देना आसान तो नहीं है, CPR देना विधि मुश्किल तो है, आपको हाथ ऐसे फंसाने पड़ते हैं, पंपिंग करना पड़ता है चेस्ट पर, जब तक व्यक्ति कॉन्शियस मोशन मतलब अनकॉन्शियस से, बेहोशी से थोड़ा सा कॉन्शियस से ऑक्सीजन ढंग से आने लग जाए, वहाँ तक आपको उसे अपना बॉडी वेट डालते हुए उसे पंपिंग करना पड़ता है। CPR विधि में वो व्यक्ति, मेथड तो आसान नहीं है, बट हाँ अगर आप सीखना चाहें तो क्या नहीं सीखा जा सकता। कहाँ इस सिचुएशन का आपको वर्कशॉप में ही नहीं आपको हो सकता, कहीं घर में, कहीं चलती बस में, कहीं भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। आप जो जान बचाने वाला हो तो भगवान से कम नहीं होता, ठीक है। तो आप किसी की जान बचाएंगे तो आप कितनी बड़ी बात हो, कितना बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए कि आपकी प्रक्रिया काम आ सके, क्योंकि हर किसी को ये विधि नहीं आती। इसलिए आपको तो एटलीस्ट आप स्किल्ड हैं तो आपको ये विधि आनी, ऐसी विधियाँ ही आनी चाहिए। कब जरूरत आपके घर में पड़ जाए, कोई रिलेटिव में पड़ जाए, पर ये विधि इसलिए आपको आनी चाहिए। कैसे करते हैं सारी विधियां मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़े दिन में। इस सारी विधियों का मैंने 1 बाय 1 PPTs बनाई हुई हैं, अब पूरी विधियां समझाऊंगा। अब आते हैं CPR पे। कार्डियो, इसका फुल फॉर्म पेपर में आजकल इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, नॉन टेक में ये क्वेश्चन आ जा रहा है। कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिटेशन, जैसे कि क्या लिखा है, रेस्पिटेशन, अरे कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। CPR का फुल फॉर्म कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। ये थोड़ी सी रीडिंग पोर्शन है, आप रीड करिएगा। आपके पास बुक होता आपको रीड करने में इजी होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के जो टॉपिक्स है वो सारे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर से आए एयरवे। एयरवे क्या व्यक्ति के पास अबाधित वायुमार्ग है, मतलब नॉन इंटरप्टेड एयरवे, मतलब अबाधित वायुमार्ग है। मैंने बताया है कि गमछा वगैरह लगा है, मास्क वगैरह पहना है, लोग तो नहीं खड़े हैं, आसपास जो वेंटिलेशन है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है एयरवे में। ब्रीदिंग में क्या व्यक्ति सांस ले रहा है, ये ब्रीदिंग में चेक करना कि व्यक्ति की सांस चल रही है या वो अनकॉन्शियस हुआ है या सच में सांस अटक गई, CPR देना पड़ेगा, ठीक है। सर्कुलेशन, उसके सर्कुलेशन चेक करना, उसका ब्लड का सर्कुलेशन सही चल रहा है कि नहीं, क्या व्यक्ति की नाड़ी प्रमुख नाड़ियों के स्थान पर चल रही हैं। कलाई पर चेक कर सकते हो, गर्दन पे चेक कर सकते हो, ऐसे आप कहीं जहाँ जैसा चेक करता है पल्स आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे गले पे पल्स आ रही है, यहाँ पंपिंग हो रही है, यहाँ पे इसलिए चेक कर सकते हैं। आप यहाँ हाथ लगा सकते हैं या फिर आप वेस्ट में हाथ लगाएंगे, कलाई पर हाथ लगाएंगे तो कलाई पर भी पंप आती है, बस कलाई पर पंप देखिए इस जगह पे आ रहा है मुझे, इस पोर्शन पे पंप आ रहा है मुझे, इस पोर्शन पे या इस पोर्शन पे आप देखते हैं तो आप लगा सकते हैं कि पंपिंग हो रही है कि नहीं, हार्ट की पंपिंग।
हार्ट पंप कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सिर और गर्दन एक सिधाई में रखें। देखिए मैं आपको विधि बताता हूँ क्या करना है। सिर और गर्दन एक सिधाई में रखें, स्ट्रेट करें सिर और गर्दन को। सर पकड़कर सावधानी से पुनः उसको पीठ के बल पलटाएं। ठीक है, सर पकड़कर अच्छे से पीठ के बल पलटाना है। उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाएं, उठाते हुए श्वास मार्ग को खोल दें। मतलब अगर उसका ऐसा ओपन मुंह थोड़ा सा ओपन रहना चाहिए, तो उसकी गर्दन को आप यहाँ से थोड़ा सा पुश करेंगे, यहाँ से नीचे से उठाएंगे, ऐसे पुश करेंगे तो उसका श्वास मार्ग अनइंटरप्टेड हो जाएगा, उसका श्वास मार्ग पूरा खुल जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड और थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये डायग्राम के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, ट्रीट, शॉक, चोकिंग विक्टिम, ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ गया तो ठीक है, सब रीड कर लीजिएगा। अपात करें, नंबर पर डायल करें, व्यक्ति की श्वसन नाली, सांस और नाड़ी की जांच करें। ABC ये लिखा हुआ, ABC चेक करें। ठीक है, आवश्यकता हो तो CPR आरंभ करें। अगर व्यक्ति की पल्स नहीं चल रही तो CPR आरंभ करें। पल्स चेक करें, पल्स अगर आपको लगता है कि पल्स नहीं चल रही है, ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट लगा है, तो आप तुरंत CPR दें उस व्यक्ति। ठीक है, अब ये कुछ अलग कलर, जैसे कलरिंग सिस्टम हमने पढ़ा ना अभी कि कलर्स क्या थे, अपने फायर एक्सटिंग्विशर कलर पढ़े थे, हमने चिन्ह पढ़ लिया हमने और फिर सब चीज़ चिन्ह के कलर पढ़े। चिन्ह के जो इंडिकेटर, इसके पहले वाले वीडियो में चिन्ह के कलर पर्टिकुलर नहीं, चिन्ह के नीचे जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसके भी रंग हमने पढ़े। तो अब रंगों से आगे आया तो रंग में और क्या सवाल आते हैं, थोड़े से और कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं रंग के, वो मैंने यहाँ मेंशन करे हुए हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। स्विच, अब देखिए कंफ्यूज नहीं होता, स्विच का यूज़ जो है और स्विच का रंग जो है। यहाँ पे स्विच मतलब ऑपरेशन स्विच जो होती है, स्टार्टर वगैरह में आप देखो रेड और ग्रीन कलर के स्विच होते हैं, उस स्विच की यहाँ बात करिए। स्विच का रंग अगर लाल है तो स्टॉप या ऑफ। ठीक है, ठीक है, और वही अगर ये स्विच, ठीक है पहले मैं यही बता दूँ, और स्विच पे रहते हैं, और ग्रीन है तो स्टार्ट या ऑन। ये तो आपको पता है। क्या ध्यान करना है, अगर स्विच के बारे में पूछा जाए तो आपको स्टार्टर, DOL स्टार्टर जो पैनल होता है, मोटर का स्टार्टर पैनल, ये ध्यान करना आपको। रेड का मतलब है स्टॉप या ऑफ, मोटर के स्टार्ट करें ऑफ करें, या फिर AC का होता है पैनल वैसे स्टार्ट करें ऑफ करें, DOL स्टार्टर होता है वैसे स्टार्ट करें ऑफ करें, और ग्रीन का मतलब होता है ऑन करें। ठीक है, रेड और ग्रीन तक को याद रहेगा। येलो का अगर स्विच है, येलो स्विच है, तो फिर हस्तक्षेप की आवश्यकता, मतलब इंटरवेंशन नीडेड। मतलब येलो कलर का स्विच है, मतलब वो डायरेक्ट ऑन तो नहीं करेगा, मतलब रेड, येलो, ग्रीन, अगर आपका येलो वाला स्विच है तो मशीन तो ऑन तो नहीं होगी जब तक ग्रीन रहेगा, मशीन ऑन नहीं होगी। मतलब एक मीडिएटर बना हुआ होता है कि हाँ, मशीन को ऑपरेशन या कोई भी चीज़ को करने से पहले उसको अलग कुछ करना पड़ेगा, कुछ और थर्ड ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जाके अप्लायंस चालू होगा। तो येलो का होता है इंटरवेंशन नीडेड। पहले ये वाला हस्तक्षेप की आवश्यकता, ये वाला सवाल ज़्यादा आता था पेपर में, बट अब क्या आने लगा है, अब मैंने आता देखा है रेड वाला बहुत ज़्यादा आते देखा। क्यों? क्योंकि रेड वाले स्विच में है स्टॉप या ऑफ, बट रेड वाले इंडिकेटर में स्टॉप या ऑफ नहीं, और ऑप्शन ए में जब ये वाला रेड कलर का आपको पूछा जाएगा इंडिकेटर का या स्विच का, तो ऑप्शन ए में अगर इंडिकेटर के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन ए में सबसे पहले आपको स्टॉप या ऑफ का ऑप्शन देगा रेड। और व्यक्ति स्पीड में जब होता है, पेपर में जब स्पीड होती है, मुझे जल्दी ज़्यादा सवाल करने हैं, मुझे समय में जाना है, मैंने नॉन टेक भी अटेंड करना है, तो व्यक्ति स्टॉप या ऑफ टिक करके जाएगा। बट रेड इंडिकेटर का मतलब होता है खतरा, अलार्म। खतरा नहीं भी आता है, कई बार लिखा हुआ अलार्म लिखा जाता है, खतरा नहीं लिखा आएगा रेड का मतलब। तो सही जवाब तो अलार्म होगा, क्योंकि वो इंडिकेटर रेड कलर के इंडिकेटर का कहीं जल रहा है, आग लग जाती है, कौन सा इंडिकेटर चलता है? रेड, मतलब खतरा। एम्बुलेंस वगैरह में कौन सा कलर का जलता है आप बताएंगे? रेड जलता है या ब्लू जलता है? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, पीला, पीला रंग होता है सावधानी। पीला रंग यहाँ पर हस्तक्षेप की आवश्यकता। ठीक है, और पीला कलर का होता है सावधानी, कॉशन। ठीक है, इंडिकेटर में पीला रंग होगा सावधानी, कॉशन, बट यही अगर स्विच है तो स्विच में होगा इंटरवेंशन नीडेड, हस्तक्षेप की आवश्यकता। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। हरा रंग का अगर इंडिकेटर है, इंडिकेटर का मतलब है सुरक्षित स्थिति। ठीक है, ग्रीन में है स्विच का मतलब स्टार्ट ऑन, इंडिकेटर में सुरक्षित स्थिति।
मतलब और एवरीथिंग इज वर्किंग ओके। ठीक है, अब पाइप में रंग जो है, पाइप में कौन से पाइप्स हैं, तो लोहे के पाइप अपने बिल्डिंगों में वगैरह पहले लगे देखें। लाल रंग का क्या होता है, अग्निशामक सामग्री, जल वाला। इससे आपको बहुत इजीली ध्यान होगा। रेड कलर का पाइप अगर आप देख रहे हैं तो फिर वो है अग्निशामक सामग्री, जल का, ये वाटर वाला पाइप। ये आपको याद हो गया पाइप। और वही अगर पाइप का रंग हरा है, कोई पाइप अगर आप देख रहे हैं कहीं वर्क प्लेस पे हैं या फिर कोई रिसर्च लैब है या फिर कहीं पर या फिर कोई कैंपस है, वहाँ पे हरे रंग का पाइप है, तो वह तरल जो प्रकृति के लिए खतरा नहीं है। ठीक है, अब कहाँ कंफ्यूज होगा, हरा और नीला में। ये भी हर बुक में नहीं दिया है कंटेंट, इससे मैं आपको इससे समझा रहा हूँ। सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए। नीला रंग का अगर है और हरा रंग का पाइप अगर है, अगर हरे रंग का पाइप है तो वह तरल जो खतरनाक नहीं है, और नीला रंग का पाइप है तो वह गैस जो खतरनाक नहीं है। किसके लिए, प्रकृति के लिए खतरनाक नहीं है, वह गैस जो प्रकृति के लिए खतरनाक नहीं है, तो उसमें होगा, उस पाइप में रंग होगा नीला। वह तरल जो कि प्रकृति के लिए खतरनाक नहीं है, अगर तरल है तो फिर तरल का अर्थ होगा हरा। और अब बता, फिर एक और आता है पीला। अब इसको याद कैसे करना है, अब इसको भी याद करने की मैं ट्रिक बताता हूँ। RGB अपन को देखें, कलर जो 3 फेस कलर होते हैं उसके क्या क्या कलर होते हैं, रेड, येलो और RYB, रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, ग्रीन। तो अब ये कलर जो उस कलर से RGBY GB तो होगा आपको, ये तो GB तो आपको याद रहेगा। GB कैसे याद कर, रेड तो आपको याद हो गया, और GB है मेमोरी कार्ड के GB इंटेंस, इससे आप GB याद कर सकते हो। ग्रीन ब्लू, और ग्रीन ब्लू को इसलिए एक साथ याद करवा रहा हूँ मैं। येलो के RYB इससे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि येलो का मैं होता है वह पदार्थ जो प्रकृति के लिए हानिकारक हैं, एक्सप्लोजिव्स वगैरह, वो होते येलो कलर के पाइप। ठीक है, तो ये इन हरे में सेफ प्रोडक्ट है और येलो में अनसेफ प्रोडक्ट है, इसलिए मैं येलो को अलग करके रखा हूँ। तो RGB का मतलब होता है, आप मेमोरी कार्ड की उससे याद करेंगे, GB ग्रीन और ब्लू सेफ है। ग्रीन का मतलब है तरल, ब्लू का मतलब है गैस, और येलो का मतलब है पदार्थ जो कि प्रकृति के लिए हानिकारक है। वह सभी पदार्थ, तरल हो चाहे गैस हो, एक्सप्लोजिव्स एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जो प्रकृति के लिए हानिकारक है। और नीचे आते हैं, चारों पॉइंट याद करा दिए। अब कॉमन, अब ये कॉमन सिस्टम है। ये सवाल यहाँ से ऑरेंज और येलो से सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि दोनों यही कंफ्यूज करते हैं। रेड का मतलब होता है कॉमन सिस्टम में ज्वलनशील तरल पदार्थ, अग्नि सुरक्षा उपकरण, स्टॉप स्विच आदि कॉमन है। मतलब ये कोई भी चीज़ होगी अगर उसमें लाल रंग है तो या तो ज्वलनशील तरल पदार्थ होगा, या तो अग्नि सुरक्षा, अग्निशामक, या तो जल जैसे का, या फिर स्टॉप ऑफ जो स्विच का जैसा मैंने बताया वो है सिचुएशन। ठीक है, और अगर ऑरेंज, कहीं आपको ऑरेंज रंग पता हुआ है और ये पेंट है, ऑरेंज रंग कलर का पेंट हुआ है किसी चीज़ पे, तो उसका अर्थ होता है वार्निंग। वार्निंग मतलब चेतावनी। ऑरेंज का मतलब होता है वार्निंग, WHORS पढ़ा आपने, WHO। मैंने तो ऐसे ही याद कर, मैं जैसे मैंने ट्रिक से याद कर रहा हूँ वैसे आपको बता रहा हूँ। आपको अभी देखिए, मैं अभी जब वैसे बोल के बता रहा हूँ, आपको एक चीज़ स्ट्राइक कर गई होगी। तो W मतलब वार्निंग, वार्निंग का मतलब है चेतावनी, तो आपको हिंदी में हो गया। वार्निंग का मतलब WHO, O से होता है ऑरेंज, ऑरेंज कलर से हो गया वार्निंग। ठीक है, अब आप कभी नहीं भूलने वाले इसको। ऑरेंज कलर से जैसे सवाल आएगा तो हो गया वार्निंग। अब इसके अब आगे भी एक्सप्लेनेशन है कि इतने में सवाल खत्म नहीं हो जाता। मशीन का खतरनाक हिस्सा जो कट या टकराव का कारण बन सकता है। ठीक है, मशीन का वह खतरनाक हिस्सा जहां पर कट या टकराव का कारण बन सकता है, उस हिस्से में हम ऑरेंज कलर का रंग बोलते हैं। इससे हम ऑरेंज कलर को यहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, येलो, पीला कलर का रंग कहाँ इस्तेमाल करा जाता है? पीला अस्थिर या फिर क्षरण वाले पदार्थ, कोरोसिव सब्सटेंस है, मतलब जो सब्सटेंस कमज़ोर हैं, अस्थिर हैं, अनस्टेबल हैं, उन सब्सटेंसों के ऊपर हम येलो कलर का पेंट करते हैं। और येलो का मतलब होता है कॉशन। ठीक है, कॉशन मतलब सावधान, सावधानी। येलो और ऑरेंज में ही कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। येलो को आप वार्निंग में टिक कर दीजिएगा, वार्निंग में येलो नहीं आएगा, वार्निंग में आएगा ऑरेंज। पीला कलर येलो में नहीं आएगा। ठीक है, YC शिवाय, ऐसा कुछ याद है, शिवाय SHI शिवाय होता है ना। वैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो उसका नाम शिवाय जो है वो CY करके लिखता है।
तो मैंने उसी शिवाय से मैंने CY करा हुआ है, वो अपने नाम ही वैसे उसके मतलब शॉर्ट फॉर्म करा हुआ है, वो रिमिक्स वगैरह बनाता है, फ्रेंड है मेरा, तो उसने शिवाय को शॉर्ट फॉर्म में C फॉर कैट और Y ऐसा लिखा है। तो मैंने उस ट्रिक से ये चीज़ याद रखी, C से कॉशन, Y से येलो और ये WHO से ऑरेंज। ठीक है, ग्रीन कलर होता है हरा, फर्स्ट एड किट। ठीक है, ये फर्स्ट एड किट वाला ये जो होता है ग्रीन कलर का। और अब मैं एक जो सवाल आजकल जो आ रहा है, देखिए पेपर बनाने वाले भी ऐसे ऐसे पॉइंट्स ढूंढ के पेपर बना रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स जो कि सच में लिटरली आपको कंफ्यूज कर दें। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस चीज़ पे, सेफ्टी इंफॉर्मेशन और फर्स्ट एड भी तो सेफ्टी के अंतर्गत आता है। बुक में, जिस बुक में आप पढ़े ना, NSQ लेवल 5 इस बुक से मैंने कंटेंट उठाया शायद, उस बुक में एक कोई डायग्राम बना था। कई बार क्या होता है, डायग्राम के बाद कुछ पॉइंट जो होते हैं, जैसे 4 पॉइंट दिए हुए, जैसे 3-4 पॉइंट ये हो गए, चौथे पॉइंट के बाद एक डायग्राम आ गया, फिर एक 5वां पॉइंट अलग लिखा रहता है और पॉइंट 1 2 3 4 5 नहीं लिखा रहता बुक्स में, तो 5वां पॉइंट छूट जाता है, तो 5वां रंग भी छूट जाता है। ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ। ठीक है, बट ये मैं कैसे कवर अप किया, क्योंकि मैंने राइटिंग नोट्स बनाए थे। नोट्स बनाओगे तो आपकी चीज़ें कवर अप हो जाएगी, बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगी, और फिर आप उसको एडिटिंग भी कर सकते हो, स्पेस दे दे बढ़िया स्पेशियस रोड नोट्स बनाए प्रॉपर्ली, आप उसे कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स कैसे बनाना मैं अगली वाली वीडियो में आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि नोट्स भी कैसे बनाना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं 2 कलर जो बचे हैं, 3 कलर हो गए, रेड, ऑरेंज, येलो हो गए, ट्रिक भी बता दिया मैंने इनको याद करने की। अब चौथे और 5वें रंग ग्रीन और ब्लू, ग्रीन हरा, ब्लू नीला। ग्रीन का मतलब है फर्स्ट एड। अब ये कहाँ से फर्स्ट एड ध्यान आएगा आपको, फर्स्ट एड ग्रीन कलर से आप ध्यान करिए, साइनेजेस जो अपन ने पढ़े थे, चिन्ह, इंफॉर्मेशन साइंस, तो अब इंफॉर्मेशन साइन जो अपने पढ़े थे, इंफॉर्मेशन साइन में ग्रीन कलर था, वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो चिन्ह होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं, वो जो चिन्ह होंगे उसमें आपका जो कलर था उसमें ग्रीन कलर था। पर अभी यहाँ पे सेफ्टी इंफॉर्मेशन आएगा, तो ये जो कॉमन सिस्टम है, सिस्टम की बात जब करी जाएगी किसी सिस्टम की, या कॉमन सिस्टम जो कॉमनली यूज होते हैं उसमें अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे सेफ्टी इंफॉर्मेशन में नीला रंग आएगा। ये मुझसे भी किसी समय पे गलत हुआ है ये सवाल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेफ्टी इंफॉर्मेशन में ब्लू कलर का आएगा और फर्स्ट एड में आएगा ग्रीन कलर का। फर्स्ट एड एक पर्टिकुलर चिन्ह होता है इंफॉर्मेशन चिन्हों के अंदर, तो इंफॉर्मेशन चिन्ह जो सारे होते हैं उसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का होता है और चिन्ह व्हाइट कलर का होता है। ऊपर आप कल की वीडियो में अगर देखें, आप या फिर बुक में पीछे लेके प्रेफर करें तो आप देखिएगा ग्रीन कलर का होता है वो, पर उसमें इंफॉर्मेशन साइन जो होता है वो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होगा, व्हाइट कलर चिन्ह होगा। बट सेफ्टी इंफॉर्मेशन को कॉमन सिस्टम में हम यूज़ करें तो ये होता है ब्लू कलर। ठीक है, सुरक्षा संबंधी जानकारी, पर्सनल प्रोटेक्टिव PPE इक्विपमेंट्स के संबंधित में जो होता है सेफ्टी इन्फॉर्मेशन और डिटेल अगर आप देना लगता है तो इसकी डिटेल है। बाकी आज के लिए शायद इतना ही। अब अगला टॉपिक जो है अपन कल के लिए क्या पढ़ेंगे, ये तो पर्टिकुलरली अगले से पढ़ाना ही पड़ेगा, इसके लिए माइंड फ्रेश चाहिए। ये आने वाले टॉपिक है, इसमें से एक टॉपिक है ये जहाँ से कंफ्यूज करता है। इसका भी आजकल मतलब जो नए टॉपिक जो आजकल पेपरों में आ रहे हैं ना, वो ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं और ये हर कोई पढ़ नहीं पाता। ठीक है, कल अपन इस बुक से पढ़ेंगे। अगर आज भी कोई डाउट है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर प्लीज़ मुझे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंटेंट आगे भी आपको मिलेगा, इसी पेज से मिलेगा और इसी इंटेंसिटी से मिलेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें कि स्टार्टिंग में है तो राज सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम है, बहुत अच्छे से, आपको कोई जल्दबाजी मुझे नहीं है। मैं आराम से आपको नोट्स डिलीवर करते हुए सारी चीज़ें एक पॉइंट एक्सप्लेन करते हुए आपको आगे की पढ़ाई पढ़ाऊँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें बिल्कुल ज़रूरत है। मेरे भी दोस्तों को मुझे ज़रूरत थी, मैंने दोस्तों से ही कहना मान के कि राज आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे दोस्त जो हैं, तो राज सर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी कहा कि आपने कंप्लीट पहले जब आपने CIT से पढ़ाया था तब आप पूरा नहीं पढ़ा पाए थे, तो अगर आप अभी फ्री हैं, अभी तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आप अगर पढ़ा पाते हैं तो प्लीज़ आप समय निकाल के थोड़ा पढ़ाएं। तो उनसे मोटिवेटेड होकर मैंने उनके लिए, ऐसे मेरे कई दोस्तों के खाते और शायद आपके भी लिए गुड लक वाइज मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है और मैं सारा कंटेंट आपको इसी प्रकार डिलीवर करूंगा। आप साथ देते रहें प्लीज़, पर हाँ कमेंट करें, फीडबैक दें और लाइक करें। हर वीडियो को लाइक करें। आपको अगर पहले भी पढ़े हुए हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट दें। अगर कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका जो इशू है वो कोशिश करूँगा हर कमेंट का रिप्लाई करने के, इशू रिजॉल्व करने। बाकी ऐसे ही आपका साथ बना रहे। जय श्री श्याम।